लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो ऋषि था वो चक्र निकालता है और चक्र के अंदर की जो एनर्जी थी वो विपिन के घर के अंदर भेजने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो मोहन था वो विपिन से कुछ सवाल जवाब पूछ रहा था। हालांकि वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ और देखते हैं कि अब आखिरकार आगे क्या होने वाला है। क्या मोहन यहाँ पर विपिन की बेइज्जती करने वाला है या फिर वो उसको और ज्यादा परेशान करने वाला था। चलिए शुरू करते हैं। वहीं उसकी वो बात सुनने के साथ में विपिन उससे कहने लगता है, फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो इसी वजह से हम उसके बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। ये हमारे लिए अच्छा होने वाला है। सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि अभी हमें यहाँ पर सबसे पहले पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने के बाद में हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं और तुम्हारे लिए एनर्जी इकट्ठा कर सकते हैं। हालांकि उसकी वो बात सुनने के साथ में जो मोहन था वो अपना सर खुजाता है और कहता है, हाँ एनर्जी, लेकिन मालिक हमें एनर्जी के लिए यहाँ पे पैसों की क्या जरूरत है? हम यहाँ ऐसे बैठकर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। मोहन को यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि वो मास्टर जो कॉन्टिनेंट के अंदर तो कहीं भी बैठकर थोड़ी बहुत एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ही सकते थे। हाँ ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो कर ही सकते थे ना। तो विपिन कहता है, अरे यार मोहन मैं तुम्हें बताना भूल गया, यहाँ पर रूल्स कुछ अलग है। यहाँ जो ये सोर्स वर्ल्ड की है ना, सोर्स वर्ल्ड के अंदर जो एनर्जी है वो थोड़ी सी अलग है और बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलती है। तो इसको खरीदने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है और वास्तव में इस चीज को कोई नोवेल या फिर कोई अकेडमी या कोई बड़ा महाराज ऐसे ही लोग इसको बाय कर सकते हैं। साधारण इंसानों के लिए तो यहाँ पर ये एनर्जी बनी ही नहीं है। वो तो इसको खरीदने के लिए भी पैसे देते हैं और बड़ी मशक्कत करते हैं और इसके अंदर ही बहुत से ऐसे रूल्स है जिनको करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो विपिन था वो अपने हाथों को पीछे की तरफ रखता है और ऐसे बड़े बड़े विचार लेकर उसको बताने लगता है जैसे कि यहाँ पर उसको सब कुछ पता है। लेकिन वही मोहन कहता है, लेकिन मालिक क्या वास्तव में ऐसा करना कुछ जरूरी है? तो विपिन कहता है, हाँ वो हमारी मास्टर जो कॉन्टिनेंट नहीं है ना, अगर हम वहां पर होते तो एनर्जी ऐसे ही आती जाती रहती है। तो वो हम यहाँ पर सोच विचार करने लगता है। लेकिन उसी बीच जब वो सोच विचार कर रहा था ना कि उसी बीच अचानक से उसके पास में से एक गोल्डन कलर का धागा है ना तैरते हुए उसकी चारों तरफ घूमने लगता है। लेकिन उसको ऐसे घूरते हुए देखकर यहाँ पर मोहन कहता है, मालिक ये क्या है? ये गोल्डन कलर का धागा मेरे आसपास में घूम रहा है। लेकिन विपिन तो उसकी बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वो कहता रहता है। लेकिन उसको अचानक कुछ याद आता है, क्या गोल्डन कलर का धागा? अरे वो ऐसे ही। लेकिन उसी बीच जब वो ऐसा शब्द कह ही रहा था कि उसी बीच अचानक से वो मोहन को देखता है जो उस धागे को टच कर रहा था और उसको छूते हुए देख रहा था। लेकिन जैसे ही विपिन उस चीज को देखता है तो उसके साथ वो धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर पड़ता है। हाँ ये ये अरे यही तो है, ये तो सोर्स एनर्जी का धागा है। इसको तुम एब्जॉर्ब कर यहाँ पर अपनी ताकत बढ़ा सकते हो। जो विपिन था वो उस चीज को देखकर बड़ा हैरान रह चुका था क्योंकि इतनी देर तो वो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था और उसको बहुत सी चीजें बता रहा था। लेकिन उसको ये नहीं लगा था कि ऊपर वाला उसके ऊपर इतना ज्यादा निर्दयी हो जाएगा, उसकी इतनी ज्यादा बुरी बेइज्जती कर देगा जिसके साथ में उसकी मुंह पूरी तरह से यहाँ पर लाल सा हो चुका था टमाटर की तरह। बेचारा यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ऊपर वाला क्या उसके मजाक उड़ाना चाह रहा था। लेकिन अब विपिन ये जानता था कि अभी इस जगह पर वो इसके बारे में ज्यादा सोच कर नहीं सकता था। वो कहता है, मोहन जल्दी बैठ जाओ और इस धागे को एब्जॉर्ब करने लगो और जो मैं तुम्हारे लिए वो नई दुनिया बनाया था ना उसको परिष्कृत करो। उसको तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से ठीक करना होगा। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में मोहन यहाँ पर जमीन के ऊपर बैठ जाता है। तो वह विपिन कहता है, चलो ठीक है तुम इसको एब्जॉर्ब करो और मुझे देखने दो आखिरकार ये यहाँ पर ये धागा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ये धागा इस तरह से कहीं भी घूम नहीं सकता है। शायद इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा कारण रहा होगा। इतना करे साथ में जो विपिन था वो यहाँ पर उस धागे का पीछा करते हुए एक तरफ जाने लगता है। वो वहां पर जाकर देखता है तो वो पाता है कि वो जो धागा था वो गेट था उसके बीच वाले होल के अंदर से उसकी तरफ बढ़ रहा था। है? ये धागा बाहर से आ रहा है? ये धागा वहां से आगे से रहा है? विपिन अपनी डैडी के नीचे हाथ फेरते हुए उसके बारे में सोचने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जगह पर ये धागा यहाँ से आ कैसे सकता है। इसी उत्सुकता को अपने मन के अंदर रखते हुए वो बाहर की तरफ देखता है तो वो पाता है कि बाहर जो प्रताप जी है और उसके साथ में जो यंग मास्टर ऋषि है वो दोनों खड़े हुए थे। हाँ यंग मास्टर ऋषि और ये प्रताप जी, अरे वाह क्या बात है। प्रताप जी का दिल इतना अच्छा है क्या कि वो मेरे को यहाँ पर फ्री के अंदर एनर्जी बांटने के लिए आए हैं। क्या बात है, मानना पड़ेगा ये प्रताप जी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वहीं यहाँ पर यंग मास्टर ऋषि भी इतने ज्यादा अच्छे मेरे को पता नहीं था। जो विपिन था वो बड़ा खुश था कि सामने वाला बंदा इस तरह से उसको एनर्जी दे रहा था। हालांकि अब विपिन यहाँ पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता है। वो कहता है, चलो ठीक है
अगर ये लोग मेरे को एनर्जी देना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने बैठता हूँ, क्या पता इनका मन फिर से बदल जाए। इतना करने के साथ विपिन अपनी जगह पर बैठ जाता है। उसके साथ में वो सोचता है नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं कर सकता। पिछली बार तो मैं यहाँ पर भीड़ के अंदर था, उस जगह पर मैं अपनी ताकत को छुपा सकता था और दूसरों से बच सकता था। हालांकि इस जगह पर मैं बच नहीं सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी को, फ्लो को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना होगा, वरना हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, किसी को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ है। चलो ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। इतना कहने के साथ में जो विपिन था वो वहां पर बैठ जाता है और अपने शोरकी की लाइब्रेरी के अंदर एनर्जी के धागों को एब्जॉर्ब करने लगता है। हालांकि इस जगह पर वो स्पीड को धीरे भी नहीं करता है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर 10,000 धागे थे और कभी भी उनका मन बदल जाएगा तो वो धागे वापस से ले सकते थे। इसी वजह से सबसे अच्छा ये होगा उनके लिए कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगे। इसी वजह से वो वहां पर बैठता है और वहां पर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करने लगता है। वहीं जब यहाँ पर विपिन उस गेट के अंदर बैठकर एनर्जी के धागों को एब्जॉर्ब कर रहा था कि वही दूसरी ओर ऋषि और प्रताप दोनों ही दोनों उस ग्लब को देख रहे थे। कुछ समय बाद में आखिरकार जो चट्टी अंगुली थी वो यहाँ पर चमकने लगती है। वाह क्या बात है। ऋषि जब उस चीज को देखता है तो उसके साथ में उसकी आंखें चमकने लगती है। 9वीं कक्षा की प्रतिभा, मानना पड़ेगा कि वास्तव में यहाँ पर टीचर विपिन 9वीं कक्षा की एक प्रतिभा है। लेकिन उसकी ऐसी भाव को देखने के बाद में प्रताप थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहता है क्या हुआ यंग मास्टर ऋषि, क्या वो इसके काबिल है, क्या वो एक भाग्य गुरु बन सकते हैं? तो उसके साथ में ऋषि कहता है हाँ बन तो सकते हैं, हालांकि उतने अच्छे नहीं जितने अच्छे हमने सोचा था, क्योंकि मैंने भी ये नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर केवल एक 9वीं कक्षा का एक भाग्य गुरु बनने वाला था। देखो गाइस, अब 9वीं कक्षा को हम फर्स्ट कक्षा कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में यार हम एक सीक्वेंस तो बना कर रख सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर ऋषि कहता है चलो ठीक है, हमारा काम यहाँ पर हो गया है, हमें पता लग गया है कि ये जो बंदा है वो यहाँ पर फर्स्ट क्लास का एक भाग्य गुरु बनने के योग्य है। चलो ठीक है, ये लो। इतना करने के साथ में वो यहाँ पर उस चक्र को बंद करने जा ही रहा था कि उसी बीच अचानक से जो चट्टी अंगुली के पास वाली जो अंगुली थी वो भी यहाँ पर चमकने लगती है। क्या स्टेज 2? क्या ये एक कक्षा 2 का एक भाग्य गुरु है? वहां पर उस चीज को देखने के बाद में ऋषि हैरान रह चुका था। लेकिन ये कैसे हुआ? आखिरकार ग्लब एक बार ही चमकता है और एक ही बार के अंदर उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ी समय बाद में चमका। क्या ये हैंग तो नहीं हो गया है ना, या खराब तो नहीं हो गया है? मुझे लगता है कि ये खराब भी हो सकता है। आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है? जो ऋषि था वो उसके बारे में सोच विचार करने लगता है, लेकिन जब उसके बारे में सोच विचार कर रहा था कि उसके साथ में ही बीच वाली अंगुली भी जलने लगती है। हाँ, 3 अंगुलियां, अब 3 अंगुलियां जलने लगी। लेकिन जब इसके बारे में सोच रहा था कि यहाँ पर अब चौथी अंगुली भी जलने लगी थी। ये एक चौथी कक्षा का भाग्य गुरु है। वास्तव में ये कितना ज्यादा अद्भुत है। ऋषि जैसे यहाँ पर उस अंगुली को देखते जा रहा था वैसे वैसे उसकी भावनाएं उसके ऊपर हावी होती जा रही थी। वो यहाँ पर हैरान था कि उसके सामने एक चौथी कक्षा का भाग्य गुरु था। चौथी कक्षा का भाग्य गुरु कोई नॉर्मल भाग्य गुरु नहीं हो सकता था। वास्तव में वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि एक 4th कक्षा का जो भाग्य गुरु होता था उसको असाधारण माना जाता था। और वास्तव में इस राजवंश के अंदर ऐसा कुछ होना वास्तव में एक बहुत बड़ी बात थी। यहाँ तक कि हुआनव्यू जो राजवंश था उसके अंदर भी ऐसी भाग्य गुरु को प्रतिभा को माना जाना वास्तव में यहाँ पर बड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक सदी के अंदर कोई ही एक बार ही ऐसा कोई भाग्य गुरु मिल सकता था। लेकिन जब यहाँ पर ऋषि सदमे के अंदर था कि उसी बीच प्रताप की उलझन भरी हुई आवाज आती है। ये क्या है? ये एक दूसरी कक्षा का भाग्य गुरु है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो ये बात सुनता है तो उसके साथ में वो कहता है क्या दूसरी कक्षा? अरे बेबी तो मैंने देखा था चौथी कक्षा था। नहीं मालिक, ये देखिए ये दूसरी कक्षा का है। हाँ, ये क्या हो रहा है? उसके साथ में यहाँ पर ऋषि देखता है तो वहां पर पाता है कि वहां फिर से 2 उंगलियां जलने लगी थी। क्या दूसरी कक्षा का भाग्य गुरु? अरे मैंने अभी भी देखा था, ये चौथी कक्षा के ऊपर पहुंच चुका था। वहां पर ऋषि भी पूरी तरह से हैरान हो रह चुका था। वहां पर उसे समझ नहीं पा रहा था कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि एक अंगुली एक बारी चमकती थी, वो कभी बंद नहीं होती थी, और चमकी तो चमकी, वो फिर से यहाँ पर समाप्त नहीं होती थी। लेकिन उसी बीच जब यहाँ पर बात करना खत्म कर ही रहे थे कि उसी बीच फिर से वो अंगुली चमकने लगती है और फिर से वो यहाँ पर एक चौथी कक्षा का भाग्य गुरु बन चुका था। है फिर से चौथी कक्षा? अरे भाई ये हो क्या रहा है? वहां पर ऋषि पूरी तरह से चौंक जाता है। वहीं प्रताप को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वो इसी बारे में सोचना कर ही रहे थे कि उसी बीच यहाँ पर ऋषि कुछ नोटिस करता है। ये क्या है?
वही वहां पर प्रताप भी देखता है तो पाता है कि अब इस जगह पर जो वो अंगुलियां थी वो डिस्को लाइट जैसे चमकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डिस्को कर रही हो और किसी तरह का गाना दुनदुना रही हो, जैसे कि यहाँ पर ऐसे 2-8-2-5-6 2-8-2-5-7 2-8-2-5 ऐसे करते वक्त वहां पर उसके अंदर कई सारी लाइटें जलने लगती है। हाँ, ये क्या है भाई? यंग मास्टर ऋषि, ये आपका ग्लब तो यहाँ पर अब गाने गाने लगा है। आखिरकार ये चल क्या रहा है? क्या वास्तव में आपका ये ग्लब ठीक ठाक तो है ना, या इसका दिमाग फिर चुका है? वहां पर वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। तो वहीं ऋषि भी यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार यहाँ पर ये चल क्या रहा है। उसका ग्लब कब से एक डिस्को लाइट बन चुका है। अरे भाई, तुझे यहाँ पर अपना काम करना है, ना कि हमारे साथ में मस्ती। वहां पर ऋषि उसको कोसने लगता है। आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मास्टर राज ने मुझे ये कैसा ग्लब दे दिया। आखिरकार मास्टर राज मुझे क्या वास्तव में यहाँ पर पागल करना चाहते हैं? ये तो डिस्को लाइट जैसे यहाँ पर चमकने लगा है। वास्तव में ऋषि इस जगह पागल सा हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि ऐसा कभी भी उसने आज तक नोटिस नहीं किया था। क्योंकि जितने भी आज तक के ऐसे ग्लव्स बनाए गए थे, वास्तव में उन सभी ग्लव्स के अंदर अलग ताकत हुआ करती थी। यानी कि वो एक बार ही इस चीज को बताया करते थे, वो एक बार ही जला करते थे, ना कि इस जगह से डांस करना शुरू कर दिया करते थे।